वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कैलकुलस बाय ओवर्ट एंटन। जो बुक है हमारे पास कैलकुलस की ओवर्ट एंटन की, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 0 बिफोर कैलकुलस, जिसमें हमने जो सारा कुछ हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में फंक्शन के बारे में सारा कुछ जो पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 0 में, वही दोबारा से रिपीट करवाया जा रहा है। कुछ एक दो टॉपिक्स नहीं हुए, बाकी सारे जो है वही रिवीजन करवाई जा रही है जो पहले हम सीख चुके हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। फंक्शन हमारा सबसे पहले हमें फंक्शन पता होना चाहिए, जो फंक्शन होता क्या है। ये अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में भी हैं तो उस वक्त भी आप ये आपके लिए जरूरी है, आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या है, और आप लोगों की बुक के ये टॉपिक्स भी हैं। तो फंक्शन क्या होता है? लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। दो हमारे पास सेट हैं, एक को हमने नाम दिया है ए का और दूसरे सेट को नाम दिया है बी का। अब फंक्शन एफ, फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं। फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन जो है वो ए से लेकर बी तक इज अ रूल that assigns for each x belongs to a a unique y belongs to b। मतलब क्या है? मतलब यह है फंक्शन जो है वो एक रूल के तौर पे चलता है। एक रूल होता है, कैसा रूल होता है? जिसमें फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है, जिसमें हमारे पास हमने मैट्रिक क्लास में देखा था बेटा, जब हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं a क्रॉस b, तो इसका आंसर हमारे पास a कॉमा b की फॉर्म में ऑर्डर पेयर आता है, जिसमें हमने कहा था ए जो है वो कहां से आ रहा है? फर्स्ट सेट से, और बी जो है वो कहां से आ रहा है? स्मॉल बी, उसकी वैल्यू आ रही है बी सेट से। इस तरह के हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आते हैं। अब ऑर्डर पेयर में देखें तो एक ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। पहले एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट के, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाता हूं। ये मेरे पास है सेट ए और ये मेरे पास है सेट बी। सेट ए में एलिमेंट्स है ए, बी और सी, और यहां पर एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। क्या बोल रहे हैं? दैट असाइंस अ रूल फॉर ईच x बिलोंग्स टू a अ यूनिक y बिलोंग्स टू b। मतलब कि फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है वो सेकंड वाले के साथ जो पेयर बना रहे हैं, इस तरह के जो पेयर्स बना रहे हैं, तो वन अगर हमने यहाँ से ए एलिमेंट उठाया है तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ जो है वो पेयर बना सकता है। अगर वो दूसरे के साथ पेयर बनाएगा तो वो रिलेशन कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैं अगर बोलता हूं ये ए जो है 1 के साथ पेयर बना रहा है, ठीक है, ये बी जो है किसके साथ पेयर बना रहा है? 2 के साथ, और ये सी जो है ये किसके साथ पेयर बना रहे हैं? 3 के साथ। मतलब कि मेरे आंसर में 3 ऑर्डर पेयर है, a, 1, b, 2 और c, 3। अभी तक हमारे पास ये जो एग्जांपल है इसके मुताबिक ये फंक्शन है। क्यों? हमने देखा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है? a है। a कहां से आ रहा है? फर्स्ट सेट से, सेट a से। और दूसरा एलिमेंट क्या है? 1 है, जो कहां से आ रहा है? सेट b से आ रहा है। और साथ क्या बोला जा रहा है? अ यूनिक y बिलोंग्स टू b। मतलब कि यहां से जो इमेजेस बनेगी वो यूनिक होनी चाहिए, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही होगी, एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। पर अगर मैं देखें यहां पर ऐसे करता हूं, अब क्या हो गया? a की इमेज 1 भी है और a की इमेज 2 भी है, तो अब ये फंक्शन नहीं है। तो हमें क्या पता लगा? हमने एक चीज चेक करनी है। अगर हमें वेन डायग्राम्स बना के दे दी जाए और बोला जाए जो बताओ बेटा ये फंक्शन है या नहीं है, तो हमने फर्स्ट सेट को वेन डायग्राम देखनी है। हर एलिमेंट की अगर यूनिक इमेज जा रही है, अगर सिंगल लाइन जा रही है, तो वो हमारे पास क्या होगा? फंक्शन होगा। अगर एक ही एलिमेंट से 2 इमेजेस निकल रही है तो उस सूरत में वो फंक्शन नहीं होगा। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मैं ये सी से जो है हटा देता हूं। सी की भी इमेज कहां जाएगी? अब सी से इमेज कहां जा रही है? 2 पर। अब मेरा सवाल ये क्या बेटा, अब ये फंक्शन है? तो जवाब आता है जी हाँ ये फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? हमने चेक करना है बेटा फर्स्ट सेट को। फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट से एक यूनिक इमेज निकल रही है, एक यूनिक इमेज निकल रही है यहां से। यहां पर अगर एक ही एलिमेंट से 2 इमेजेस निकलेंगी तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। अगर यूनिक इमेज निकल रही है तो वो फंक्शन है। इसके बाद हमने पढ़ना है फंक्शन की 2 टाइप्स है।
तीन टाइप्स होती हैं, वो फंक्शन की टाइप्स हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी है। हमने इसके बाद फंक्शन का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन के बाद वो है डोमेन एंड रेंज। ये डोमेन और रेंज क्या होती है ये भी आप लोग पहले इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। जो डोमेन और रेंज क्या होती है, डोमेन वो वैल्यूज जो किसी भी फंक्शन में हम पुट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, फंक्शन को लिखते कैसे हैं, फंक्शन जो होता है वो लिखा जाता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह से फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, y क्या है यहाँ पर, और f ऑफ x का मतलब क्या है, ये जब अभी डोमेन और रेंज हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। डोमेन और रेंज क्या होती है, डोमेन हमारे पास होती है फंक्शन में वो वैल्यूज जो हम पुट कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x की जगह पर पुट कर रहा हूँ x इक्वल्स टू 1, तो आंसर क्या आएगा, y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, 3 1 सा 3 प्लस 2, आंसर क्या आ जाएगा y का 5। तो मैं देख रहा हूं बेटा मुझे एक इक्वेशन गिवन थी, एक फंक्शन गिवन था, इसकी नेचर कैसी है वो हमारा काम नहीं है। हमने यहाँ पर देखा फंक्शन है, फंक्शन में हमने x की जगह पर क्या वैल्यू पुट की, 1 पुट करने पर y का एक आंसर आया। तो बेटा ये जो हमने वैल्यू खुद से पुट की है ये वैल्यू कहलाती है डोमेन, ये वैल्यू कहलाती है डोमेन। वो वैल्यू जो हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं या हमें सवाल में बोला गया है इस फंक्शन में ये वैल्यू पुट करें, वो वैल्यू क्या होगी, उस फंक्शन की डोमेन होगी। और जो आंसर आएगा, जो इस फंक्शन का आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब कि x जो है जो भी हमारे पास वेरिएबल है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी, समटाइम्स u भी इस्तेमाल होता है। जो भी हमारा f ऑफ की फॉर्म में लिखा हुआ होगा उसकी जगह हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो डोमेन होगी, और उसके आंसर में जो हमारे पास आएगी वैल्यू वो y का आंसर होगा, और वो हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी। ये तो थी फंक्शन की सिंपल, एक नंबर पे डोमेन है हमारे फंक्शन की, एक नंबर हमने x इक्वल्स टू 1 डाला है, पर मैं यहाँ पर x की जगह पर 2 भी डाल सकता हूँ, x की जगह पर 3 भी डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग इस फंक्शन का कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा। अब वो जो आंसर आएगा उस आंसर के लिए, अब यहाँ पर तो मैंने सिर्फ एक नंबर को मैंने कहा ये डोमेन है, इसके साथ 2 भी डोमेन हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक होल कंप्लीट डोमेन मालूम करूंगा। डोमेन कैसे मालूम करूंगा, जो मैं इस फंक्शन में कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकता हूं। मैं यहां पर लिख रहा हूं y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। क्या लिख रहा हूं, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ये एक लीनियर फंक्शन है, हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, तो हमें पता लगा ये एक लीनियर फंक्शन है। तो बेटा याद रखना, लीनियर फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर एज अ डोमेन आप पुट कर सकते हैं इसमें। तो अगर मैं ये फंक्शन लेता हूं तो इसकी डोमेन क्या होगी बेटा, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। तो अब मैंने क्या किया, पहले मैंने सिर्फ एक नंबर डिफाइन किया था जो ये इस फंक्शन की डोमेन है। यहां पर मैंने क्या कर लिया, एक पूरा सेट डिफाइन कर लिया, जो ये पूरा का पूरा सेट इस फंक्शन की जो है वो डोमेन है। तो जब हम इन जनरल बताते हैं बेटा, जो इन जनरल जब हम बताएं जो इस फंक्शन में हम यहां से लेकर यहां तक सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ये वाला पूरा नंबर सेट जो है वो हम पुट कर सकते हैं, तो इस वक्त ये जो डोमेन होती है इसको बोला जाता है नेचुरल डोमेन। अगर सवाल आपसे किया जाए फंक्शन की नेचुरल डोमेन मालूम करें, तो फंक्शन की नेचुरल डोमेन मालूम करने का मतलब है हम सिर्फ एक वैल्यू नहीं बताएंगे तो ये वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है। नेचुरल डोमेन का मतलब है बेटा जो जो वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करने पर हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आ रही, वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पर नेचुरल डोमेन में बताएंगे। अब ये एक नई चीज मैंने और बताई बेटा, वो क्या है, एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया अनडिफाइंड फॉर्म।
अनडिफाइंड फॉर्म। अब ये अनडिफाइंड फॉर्म क्या होती है? अनडिफाइंड फॉर्म, यहां पर अगर आपके पास नंबर आ जाता है 1/0, 2/0 या 3/0, जिसको हम आम आसान अल्फाजों में बोलते हैं इन्फिनिटी। समटाइम्स इसको इन्फिनिटी भी बोला जाता है, जो आपने इंटर में फिजिक्स में भी देखा होगा, और साथ ही साथ आपने सेकेंड ईयर में फर्स्ट चैप्टर जो है लिमिट्स वाला, उस लिमिट्स वाले चैप्टर में भी आपने इन वाली इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया है, इन वैल्यूज को आपने देखा होगा। या साथ ही साथ एक और आती है 0/0, 0/0 या 1/0, ये इन्फिनिटी जो है, ये हमारे पास जो है अनडिफाइंड, सॉरी, ये हमारे पास जो है इन्फिनिटी है। समटाइम्स फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी आ सकता है, पर 0/0 जो है ये हमारे पास कहलाती है अनडिफाइंड फॉर्म। अब 0/0 हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म क्यों कहलाती है? क्योंकि बेटा 1/0, 2/0, 3/0 ये सब आप पढ़ चुके हैं, जो है ये सब इन्फिनिटी होते हैं, इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अनडिफाइंड फॉर्म हम चेक करेंगे किसी भी फंक्शन की, हम नेचुरल डोमेन जब चेक करने जा रहे हैं तो हम देखेंगे उसमें कहीं अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं आ रही, हमारी वैल्यूज पुट करने पर आंसर हमारा 0/0 तो नहीं आ रहा। अगर 0/0 आ रहा है तो हम उस फंक्शन में हम वो वैल्यू नहीं पुट कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, एक फंक्शन में ले रहा हूं y = x² - 9/x - 2, और इस फंक्शन में मैं वैल्यू क्या पुट करने जा रहा हूं? अब देखिए, पुट x = 2, सॉरी x = 3। अब मैं x की जगह पर क्या पुट कर रहा हूं? 3 पुट कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा? अब देखो, 3 का स्क्वायर -9/3 - 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 - 9/3 - 3। तो 9 - 9 भी 0 और 3 - 3 भी 0। ये आप लोग सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर जो आपने किया था लिमिट्स वाला, उस वक्त आपने ये चीजें देखी थी। जब हमारा किसी भी फंक्शन का आंसर वैल्यू पुट करने के बाद 0/0 आ रहा था, उसको हम बोल रहे थे अनडिफाइंड फॉर्म। ये डिफाइंड फॉर्म नहीं है, ये एक सही आंसर नहीं है, जिस पर हमने फिर लिमिट्स अप्लाई करने के बाद फिर इस पर फॉर्मूलाज अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया था। तो सेम यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। फंक्शन में अगर हमें बोला जाए नेचुरल डोमेन मालूम करें फंक्शन की, तो नेचुरल डोमेन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? वो वैल्यू उठाएंगे जिस पर हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड आंसर दे रहा होगा। लीनियर फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड आंसर नहीं देता। लीनियर फंक्शन की नेचुरल डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। पर रूट फंक्शन आ जाए, डिनोमिनेटर वाला आ जाए, तो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा। अनडिफाइंड फॉर्म अगर आ गई तो फिर उस फंक्शन को हमें सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो चले देख लेते हैं आगे हमारे पास फंक्शन की नेचुरल डोमेन। हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जो किस तरह से मालूम होगी। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिख लिया। एग्जांपल में हमें क्या बोला जा रहा है? फाइंड द नेचुरल डोमेन ऑफ, नीचे एक फंक्शन गिवन है। एक्सरसाइज 0.1 से पहले जो कुछ एग्जांपल्स गिवन है उसमें से मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर। अब देखते हैं इसकी नेचुरल डोमेन हमने मालूम करनी है बेटा। तो यहाँ पर क्या है? हमारे पास फंक्शन है f(x) = x³। अभी मैंने बताया बेटा लीनियर फंक्शन में हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन में हम सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन में जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा होगा और उसमें वेरिएबल की पावर इनवर्स में नहीं होगी। पॉलिनोमियल फंक्शन भी आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल भी आपने ज्यादा एग्जांपल्स उसकी सॉल्व नहीं की हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में, पर आपने बेसिक पढ़ी है उसकी जो वो क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर होगी आपके पास तो उसमें आप ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास? इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास होगी ऑल रियल नंबर्स। सारे के सारे रियल नंबर्स हम पुट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं यहां पर करवा देता हूं आप लोगों को।
या तो इस तरह से भी इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस तरह भी लिखा जाता है। अब ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी मतलब कि नेगेटिव में जहां तक नंबर जा रहे हैं वो सारे के सारे नंबर, और इसके साथ साथ पॉजिटिव में भी जहां तक नंबर जा रहे हैं तो सारे के सारे नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं, वो रैशनल हो, इररेशनल हो, डेसिमल वाले हो, फ्रैक्शनल हो, हर तरह का नंबर इसमें पुट करने पर आंसर हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। तो ये तो थी सादा सी मिसाल। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पर f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। अब ये मुझे यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, बोला जा रहा है इस फंक्शन की नेचुरल डोमेन मालूम करके बताएं क्या होगी। तो इस फंक्शन की हमने मालूम करनी है नेचुरल डोमेन। नेचुरल डोमेन अब किस तरह से मालूम करेंगे बेटा, हमने देखा हमारे पास अगर इन्फिनिटी आ रहा है आंसर या 0 अपॉन 0 आंसर आ रहा है, जैसा मैंने अभी पहले स्टार्ट में बताया, तो हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे या फंक्शन से वो वैल्यूज हटा देंगे जिन पर हमारा ये आंसर आ रहा होगा। तो 1 अपॉन 0, ये 1 तो ऊपर है, नीचे ये फंक्शन है। अब x की जगह मैं वो वैल्यू तलाश करूंगा जो पुट करने पर आंसर मेरा जो है वो 0 आ रहा है। ये दोनों टर्म्स क्या हो रही है, पहले तो फंक्शन का हम बिहेवियर देखेंगे वो किस तरह का फंक्शन है। दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। और मुझे पता है 5 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर क्या होता है, 0। 2 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर क्या होता है, 0। इसी तरह से 9 को भी 0 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर क्या होता है, 0। मतलब मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर अगर फर्ज कर ले मैं वैल्यू डालता हूं और कोई ना कोई रियल नंबर आंसर आता है, और यहाँ पर मैं वैल्यू डाल रहा हूं और इसका आंसर 0 हो जाता है, तो वो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर भी नीचे क्या है, 0, जो कि आंसर मैं नहीं ला सकता। तो मतलब ये नीचे वाली जो टर्म है अगर तो ये 0 हो गई तो वो वैल्यूज मैं फंक्शन में नहीं डाल सकता। तो मैं यहाँ पर देखें अब क्या करने जा रहा हूं, मैंने इस नीचे वाली वैल्यू को ले लिया, क्या कर लिया, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। ये वैल्यूज अगर 0 हो गई तो फिर मेरे पास जो है फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, इक्वल्स टू 0 ले लूंगा। मैं वो वैल्यू तलाश करने जा रहा हूं जिसको पुट करने पर ये फंक्शन मेरे पास 0 हो रहा है। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 0 के इक्वल है, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से -1 दूसरी तरफ जाएगा, x का आंसर क्या आ जाएगा, +1। यहां से -3 उस तरफ जाएगा, आंसर आ जाएगा +3। x के मेरे पास बेटा 2 आंसर्स आ गए, एक आ गया 1 और एक आ गया 3। x के मेरे पास जो 2 आंसर्स आए, अब ये 2 आंसर्स डिफाइन क्या कर रहे हैं। अब देखिए पहले x इक्वल्स टू 1 है, मैं इस फंक्शन में क्या करता हूं, x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं, पुट x इक्वल्स टू 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन ब्रैकेट में आ जाएगा x की जगह पर 1, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3। 1 अपॉन 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 माइनस 2। और 0 2 से क्या आंसर आएगा, 0। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, अनडिफाइंड आंसर आ गया यहाँ पर। तो मतलब ये जो मैंने आंसर निकाला है, इस आंसर को अगर मैं फंक्शन में पुट कर रहा हूं तो उस पर मेरा फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो रहा है। इसी तरह से जब मैं ये आंसर फंक्शन में पुट करूंगा तो ये पुट करने के बाद भी मेरा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड होगा, सॉल्व नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, देखें फंक्शन में डोमेन डिफाइन करने जा रहा हूं मैं। x की जगह पर 1 नहीं पुट कर सकता और 3 भी नहीं पुट कर सकता। बेटा ये जो इक्वल्स टू है
इस इक्वल्स टू के ऊपर अगर कट का निशान लगा हुआ हो तो बोला जाता है इज नॉट इक्वल्स टू। इक्वल्स टू पर कट का निशान का मतलब है इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब इस फंक्शन में ये जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, इस फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है उस x की जगह पर मैं 1 नहीं पुट कर सकता और 3 भी नहीं पुट कर सकता इस फंक्शन में। तो यहाँ पर और आसान अल्फाजों में इस ऑर्डर पेयर फॉर्म के तौर पे लिखते हैं जिस तरह से हमने पहले लिखा है। तो यहाँ पर अब मैंने डिफाइन करनी है नेचुरल डोमेन, जिसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेचुरल डोमेन में डिफाइन करने जा रहा हूँ फंक्शन की। नेचुरल डोमेन क्या होगी फंक्शन की? हमारे पास फंक्शन में हम कौन कौन सी वैल्यूज नहीं डाल सकते। ये देखिए मेरे पास है ये रियल लाइन, रियल नंबर्स की लाइन है। सेंटर में क्या है? 0। यहाँ पर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। कौन कौन सी वैल्यू नहीं डाल सकता? 1 नहीं डाल सकता। यहाँ पर कहीं पे 1 है। और कौन सी नहीं डाल सकता? 3 नहीं डाल सकता। यहाँ पर कहीं पे 3 है। तो मतलब मैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक सारी वैल्यूज डाल सकता हूं। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1। यहाँ पर अब आएगी स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखें यहाँ पर भी एक चीज है, पहले मैं पूरी कंप्लीट डोमेन लिख लूं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1, फिर क्या करेंगे? यूनियन। 1 से लेकर 3 तक मैं डाल सकता हूँ। 1 और 3 नहीं डाल सकता, 1 से 3 तक डाल सकता हूँ वैल्यूज। तो नेक्स्ट मैं ऑर्डर पेयर क्या बनाऊंगा? 1 से लेकर 3, 1 से 3, और नेक्स्ट क्या बनेगा? 3 से लेकर इन्फिनिटी। मैंने क्या किया बेटा? यूनियन हमने पढ़ा था। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट्स के जितने एलिमेंट्स है सारे मिलके एक सेट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने किया माइनस इन्फिनिटी से 1, फिर उसके बाद किया 1 से 3, फिर किया मैंने 3 से इन्फिनिटी। अब बीच में मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था। उसका मतलब क्या होता है बेटा? जब भी आप नेचुरल डोमेन लिखते हैं तो यहाँ तो ये सिंपल ब्रैकेट में लिखते हैं, या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, या तो आपकी एक साइड जो है सिंपल ब्रैकेट होती है, एक साइड स्क्वायर ब्रैकेट, या तो इस तरह से इस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट होती है और इधर सिंपल ब्रैकेट होती है। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? जब ये सिंपल ब्रैकेट लगा हुआ हो तो इसका मतलब है यहाँ पर इस तरफ जो कॉर्नर में एलिमेंट है और इस तरफ जो कॉर्नर में नंबर है, ये कॉर्नर वाले दोनों नंबर्स मैं इस फंक्शन में पुट नहीं कर सकता। मतलब जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ a, b, तो इस फंक्शन में मैं a और b जो वैल्यूज हैं ये पुट नहीं कर सकता। a से पहले वाली और b के बाद वाली सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, या a से b के दरमियान वाली सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, बट a और b को पुट नहीं कर सकता। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है बेटा a से लेकर b तक मैं सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूं और इस फंक्शन में a और b भी पुट कर सकता हूं, पर a से पहले की कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकता और a के बाद की कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकता। तो स्क्वायर ब्रैकेट से हमें पता लगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर लिखे हुए होंगे उन्हीं के दरमियान के ही नंबर खाली मैं पुट कर सकता हूं, उससे पहले उसके बाद के नंबर नहीं कर सकता। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 से लेकर 3, तो मतलब ये है बेटा मैं इस फंक्शन में 1 भी पुट कर सकता हूँ, 3 भी पुट कर सकता हूँ, 1 से 3 के दरमियान वाले सारे नंबर्स भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन 1 से पहले जैसे कि है 0.9, तो 1 से पहले वाला कोई नंबर नहीं पुट कर सकता, और 3 के बाद वाला 3.1 है, जैसे 3 के बाद वाला कोई भी नंबर नहीं पुट कर सकता। अब यहाँ पर यह है ब्रैकेट, अब एक सिंपल है और एक स्क्वायर है, तो मतलब ये है बेटा ये जो सिंपल लगी हुई है, ये सिंपल का मतलब यही वाला ही है। a इस फंक्शन में नहीं पुट कर सकता, जबकि a से पहले वाले नंबर में सारे पुट कर सकता हूं, लेकिन b के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है तो मतलब b के बाद वाला कोई नंबर नहीं पुट कर सकता, पर b पुट कर सकता हूं। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी है। तो कंडीशन जब आपके पास नेचुरल डोमेन का आंसर आएगा, तो नेचुरल डोमेन को जब आप इस तरह से ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो इन ब्रैकेट्स का आपने खास ध्यान रखना है, जो कहां पर हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं और कहां पर कौन सी वैल्यू नहीं पुट कर सकते। मैं बोर्ड रब करके एक और एग्जाम्पल आप लोगों को करवाता हूं।
तो बेटा एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख ली है फंक्शन की। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, रूट में फंक्शन है, इस रूट वाले फंक्शन की मैंने नेचुरल डोमेन डिफाइन करनी है, जो यहाँ पर इसकी नेचुरल डोमेन क्या होगी। तरीकेकार हमारा पिछला वाला ही रहेगा। फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है, मैंने बताया था बेटा एक फंक्शन जिसमें हम रियल नंबर पुट करें, डोमेन भी उसकी क्या होगी, रियल नंबर, और उसकी रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर ही होगी। पर यहाँ पर हम देखते हैं तो रूट वाला फंक्शन, ये भी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। रूट में अगर आ जाए, अंडर रूट में अगर -1 आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, आयोटा के। जबकि आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, इसका रियल लाइफ में हमारे पास कोई काम नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। और जिस नंबर में इमेजिनरी पार्ट आ जाए वो नंबर कहलाता है बेटा मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, पर हमारे पास यहाँ पर आंसर जो है, अगर रूट में -1 आ गया तो आयोटा लग जाएगा साथ, तो आयोटा जो है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर आंसर हमें क्या चाहिए, एक रियल नंबर चाहिए। तो हम कोशिश ये करेंगे इसमें वो नंबर्स पुट करें जिसको पुट करने के बाद आंसर हमारे पास जो है वो आयोटा ना आए। तो अब आयोटा कहाँ कहाँ होगा पहले तो मैं ये बता देता हूं। ये देखें, दोबारा से रियल लाइन पर आते हैं। सेंटर में क्या है बेटा, 0। इस तरफ है हमारे पास 1 2 3 4 इस तरह के पॉजिटिव नंबर से सारे इनफाइनाइट तक। इससे पहले हमारे पास -1 -2 -3 -4, मतलब कि हमारे पास 0 से पहले सारे ही नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पर 0 है, 0 से अगर मैं थोड़ा सा भी पीछे जाता हूं तो क्या आएगा, -0.1। तो -0.1 जो है अगर मैं पुट करता हूं रूट में तो वो दोबारा से मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरी कोशिश ये होगी आंसर फंक्शन का 0 आए या 0 से बड़ा आए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पर फंक्शन लिख लेता हूँ, f ऑफ x इक्वल्स टू √x² -5x + 6। अब पिछला जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें डिनोमिनेटर आ रहा था, डिनोमिनेटर वाले में हमने देखा बेटा जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको उठाकर 0 की इक्वल लेट करेंगे, x का आंसर निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हटा देंगे, बाकी पूरी रियल लाइन हमारा जो है वो नेचुरल डोमेन होगी हमारी। पर यहाँ पर रूट फंक्शन है, रूट फंक्शन में मुझे पता चला मेरा आंसर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, ये देखें, x² -5x + 6 ये मेरे पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मतलब के 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनइक्वालिटी इस्तेमाल करूंगा, ग्रेटर देन किसके, 0 के। इस फंक्शन का जो आंसर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। पर साथ ही साथ अगर मैं रूट में पुट करता हूं 0 तो आंसर क्या आता है, 0। तो ये तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो साथ ही साथ मैं इधर इनइक्वालिटी के एक लाइन और लगा दूंगा, जिसका मतलब है बेटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इस फंक्शन का आंसर 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, पर 0 से छोटा नहीं आ सकता। तो अब देखें, मैं यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करूंगा, जो हमने मैट्रिक में सीखा था। पूरी कंप्लीट फैक्टराइजेशन मैं नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपकी एग्जांपल से ही देखकर इसके फैक्टर्स लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल आपको बुक में सॉल्व करके दी गई है। यहाँ पे फैक्टर्स जो है वो इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को ब्रेक करने पर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो इसके फैक्टर्स बनेंगे वो एक बनेगा x-3 और एक बनेगा x-2। फैक्टर्स बना दिए, इन दोनों फैक्टर्स को क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ देंगे बेटा। x-3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ पर क्या है, इनइक्वालिटी इस्तेमाल हो रही है, x-3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0।
तो जब हमारे पास होता है सिर्फ इक्वल टू का साइन, तो हम वैल्यू उठाते हैं दूसरी तरफ ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। पर यहाँ पर हमारे पास है इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी में जब हम कोई वैल्यू उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो उस वैल्यू का साइन तो चेंज होता है, पर साथ ही साथ इनइक्वालिटी भी उलट हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा -3 से उस तरफ जाएगा +3 हो जाएगा, और ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और लेस देन से, ग्रेटर देन और इक्वल टू से चेंज होकर लेस देन और इक्वल टू में आ जाएगी। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, -2 से उस तरफ जाएगा, +2 हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 2। तो मतलब हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पर x का आंसर 3 से लेस और 2 से ग्रेटर अगर होगा, और इस फंक्शन में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास एक इनइक्वल अनडिफाइंड फॉर्म आएगा। तो इसका हम आंसर किस तरह से लिखेंगे, देखिए रियल लाइन है, मैं 3 से पहले, यहाँ पर देखें 3 से पहले वाले मतलब कि ये वाले और 2 के बाद वाले ये नंबर्स नहीं पुट कर सकता। ये जो मेरे पास मैंने यहाँ पर बॉक्स बना दिया है, अगर मैं ये नंबर्स पुट करता हूँ तो उसकी सूरत में मेरे पास आंसर जो है आएगा, उस आंसर को हम जब देखेंगे तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। तो यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, -∞ से लेकर मैं 2 तक सारे नंबर्स पुट कर सकता हूं, और इसके साथ साथ मैं कौन से नंबर पुट कर सकता हूं, 3 से लेकर ∞ तक मैं सारे नंबर्स पुट कर सकता हूं। ये मेरा आ जाएगा इस फंक्शन का आंसर। तो इस फंक्शन की नेचुरल डोमेन हमने यहाँ पर मालूम कर ली। काम आपने क्या करना है बेटा, बस सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कोई वैल्यू आ रही है फंक्शन में, तो उस वैल्यू को 0 के इक्वल लेट करके आप वेरिएबल का आंसर निकाल लेंगे, जो भी आंसर आए उसको फंक्शन से माइनस कर देंगे। अगर रूट में आ रहा है तो रूट को ग्रेटर देन और इक्वल टू के और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाकर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आप वैल्यूज वो वाली साइड पे करके बाकी जो है आपकी वैल्यूज आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा नेचुरल डोमेन का 2-3 एग्जांपल्स हमने कर लिए। इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज। जिस एक्सरसाइज में हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चंस की हमने नेचुरल डोमेन को कंपेयर करना है। बोला जाएगा ये फंक्शन एक गिवन है और साथ एक दूसरा फंक्शन गिवन है, बोला जाएगा इन दोनों की प्रूफ करो जो इनकी नेचुरल डोमेन जो है वो सेम है, बराबर है, एक दूसरे की सेम है। अगर एक फंक्शन की एक्स है तो दूसरे की भी एक्स ही होगी। तो यहाँ पर अब देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। होगी तो जाने जो तू चुप कर जा। एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, इन ईच पार्ट कंपेयर द नेचुरल डोमेन ऑफ एफ एंड जी। दो फंक्शंस गिवन है मुझे, एक एफ ऑफ एक्स गिवन है और दूसरा गिवन है जी ऑफ एक्स। बोला जा रहा है बताओ इन दोनों की जो नेचुरल डोमेन होगी वो बराबर होगी, दोनों की नेचुरल डोमेन जो है वो सेम होंगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये तो है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको तो मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं लूंगा बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। इसको मैं सॉल्व करके आंसर निकालूंगा। अगर तो इसका आंसर आ गया एक्स तो मैं बोलूंगा हाँ इन दोनों की नेचुरल डोमेन जो है वो बराबर है, और अगर इसका आंसर एक्स नहीं आया तो मैं बोलूंगा भाई इनकी नेचुरल डोमेन बराबर नहीं है, क्वेश्चन जो आपने बोला है वो ठीक नहीं है, प्रूफ नहीं हुई ये बात। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है बेटा, न्यूमरेटर में से x कॉमन निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1, डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, f ऑफ x का आंसर भी आ जाएगा x। तो मतलब कि f ऑफ x की डोमेन और g ऑफ x की डोमेन जो है वो x है, और इधर भी x से ये बात जो है वो प्रूव हो गई है, इन दोनों की नेचुरल डोमेन जो है वो बराबर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, और यहाँ पर जी ऑफ एक्स की जो मुझे डोमेन गिवन है वो है रूट एक्स।
करना मैंने क्या है, यहाँ पर सेम एज इट इज काम एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करूंगा मैं। यहाँ पर आ जाएगा एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। न्यूमरेटर से कॉमन निकलेगा रूट एक्स, तो यहाँ पर बच जाएगा बेटा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा बेटा रूट एक्स। तो ये बात प्रूव हो गई, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की डोमेन जो है वो, नेचुरल डोमेन जो है वो सेम है, ये बात प्रूव हो गई है। मैं एफ ऑफ एक्स में जो वैल्यूज डाल सकता हूँ वही वैल्यूज जी ऑफ एक्स में भी डाल सकता हूँ। आसान अल्फाजों में इसका मतलब ये है, एफ ऑफ एक्स में जो वैल्यूज डालूंगा आंसर उसका अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगा, जी ऑफ एक्स में भी वही वैल्यूज मैं डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर अभी इस वीडियो को खत्म करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन जो है, जिसमें हमने फंक्शन की वैल्यूज मालूम करनी है या और काम करने हैं आगे फंक्शन के, वो सब कुछ हम मालूम करेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।